नमस्कार साथियों। हम सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत निर्धनता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। निर्धनता क्या होती है, गरीबी क्या होती है, निर्धनता की परिभाषा, निर्धनता की माप और भारत में निर्धनता, ये सब हमने देख लिए थे। अब आज हम देखेंगे निर्धनता के क्या कारण हैं, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं, भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, इनके बारे में आज हम देखेंगे। निर्धनता के कारण के अंतर्गत निम्न कारण बताए गए हैं निर्धनता के। पहला है वैयक्तिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक कारक, चौथा है राजनीतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, बढ़ती जनसंख्या, बेकारी, साहूकारी एवं जमींदारी प्रथा, सामाजिक कुप्रथाएं, अज्ञानता और अशिक्षा, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण दोहन, औद्योगिकरण और पूंजीवाद। अब हम थोड़ा डिटेल में इनके बारे में देखेंगे कि भारत में निर्धनता क्यों है। निर्धनता के कारणों में पहला कारक है वैयक्तिक कारक, यानी कि पर्सनल फैक्टर। प्राचीन समय में ये धारणा थी कि अपनी दशा के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है। जब कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना, मानसिक अयोग्यता, नैतिक पतन, अविवेकपूर्ण खर्च आदि से ग्रसित होता है, तब गरीबी उत्पन्न होती है। व्यक्ति की अयोग्यता गरीबी पैदा करती है। यह अयोग्यता अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कई व्यक्ति वंशानुगत रोगों से पीड़ित होते हैं, तो कोई व्यक्ति मानसिक बीमारियों से, कुछ पागलपन से। कुछ व्यक्ति कला, विज्ञान, तकनीकी और साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले होते हैं, तो कुछ को इसमें कोई रुचि नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक शरीर की अनेक त्रुटियों के लिए वैज्ञानिक त्रुटि के कारण भी कई कार्यों के लिए असमर्थ होते हैं, अयोग्य होते हैं। अल्पकालिक और दीर्घकालिक बीमारी भी लोगों में गरीबी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से दुर्घटनाएं बढ़ने पर भी गरीबी उत्पन्न होती है। दुर्घटनाओं के कारण व्यक्ति अपंग हो सकता है, अंगविहीन हो सकता है, और इसका सीधा सीधा असर व्यक्ति की गरीबी पर पड़ता है। अंधापन और बहरापन आदि भी व्यक्ति में शारीरिक असक्षमता पैदा करता है। इस प्रकार की बीमारी, बूढ़ापा, दुर्घटना, अपंगता आदि के कारण व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता का प्रयोग धन उपार्जन के लिए नहीं कर सकता, और ये सारी परिस्थितियां व्यक्ति को गरीब बनाती है। दूसरा है आर्थिक कारक। गरीबी का संबंध आर्थिक पहलुओं से है। आर्थिक दशा का वर्णन आय और खर्च के संदर्भ में ही किया जाता है। अपर्याप्त उत्पादन, असमान वितरण, आर्थिक उतार चढ़ाव, बेकारी, गरीबी का दुष्चक्र, मंदी आदि गरीबी को जन्म देते हैं। भारत में उत्पादन के लिए साधारणतः परंपरागत साधनों का प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा पाना भी कठिन हो जाता है। आवश्यक उत्पादन के अभाव में गरीबी का सामना करना पड़ता है। यानी कि उत्पादन ठीक हो किंतु उसका वितरण असमान हो तो भी गरीबी उत्पन्न होती है। यानी कि एक तो उत्पादन नहीं हो तो गरीबी होती है, और दूसरा उत्पादन हो लेकिन उसका वितरण असमान हो, सही वितरण नहीं हो तो भी गरीबी उत्पन्न होती है। उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का एकाधिकार होने पर अधिकांश मुनाफा, अधिकांश लाभ वो ले लेते हैं, और यह भी एक गरीबी का कारण बनता है। अतः आय की असमानता के कारण लोग बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था आदि अवसरों पर आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं। संपत्ति और आय का असमान वितरण, व्यापारिक मंदी तथा बेकारी की अवस्था भी गरीबी उत्पन्न करती है। व्यापार में मंदी आने पर कई लोग दिवाली हो जाते हैं और उनकी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। बेकारी की अवस्था में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं, जिनसे उनकी कार्य क्षमता घटती है, वर्किंग एफिशिएंसी घटती है। बेकारी के साथ साथ गरीबों की संख्या भी बढ़ने लगती है। तीसरा कारण है सामाजिक कारक या सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर, जो गरीबी के लिए जिम्मेदार है। और इसके अंतर्गत, सामाजिक कारकों के अंतर्गत हम शैक्षणिक कमियां, स्वास्थ्य रक्षण का अभाव, आवास सुविधाओं का अभाव, विवाह और पितृत्व के ज्ञान का अभाव तथा परिस्थितियों से बच्चों और युवा लोगों का असामंजस्य आदि सम्मिलित करते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण हमारे यहाँ शिक्षितों में बेकारी पनपी है। शिक्षा उन्हें जीवन यापन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर पाती। यानी कि इसको हम शिक्षा का जो है उद्देश्य है, शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाई है, ऐसा भी कह सकते हैं। शिक्षा में अनुशासन के अभाव के कारण छात्र असंतोष पनपा है। हमारे यहाँ पर अंधों, बहरों और अपंगों के लिए भी पर्याप्त शिक्षा और जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आजकल अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा नवीन चिकित्सा पद्धति के कारण कई बीमारियों को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ साधारण लोगों को
रक्षण हेतु समुचित चिकित्सा सुविधाएं अभी भी नहीं मिल पाती है। वे स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ है। बुरा स्वास्थ्य और बीमारी व्यक्ति की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को घटाती है, उसकी एबिलिटी को घटाती है। इन परिस्थितियों में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और परिवारों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। आवास की सुविधाओं के कारण भी लोगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। गंदी बस्तियों में रहने, शुद्ध हवा का अभाव, पानी, बिजली, प्रकाश आदि का अभाव, भीड़भाड़ युक्त स्थानों पर रहने के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसका आत्मसम्मान गिर जाता है, इच्छाएं शक्त हो जाती है और इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव गरीबी पर पड़ता है। हमारे यहाँ विवाह और पितृत्व की समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। कई लोग अपने वैवाहिक और पारिवारिक दायित्वों को निभाने में असमर्थ हैं। माता पिता, बच्चों और पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों में भी शिथिलता आई है। औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता के विचार, नारी स्वतंत्रता तथा उसके घर से बाहर अर्जन करने के कारण घर की परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि अब केवल पेट भरने और रैन बसेरा करने का स्थान ही नहीं रह गया है। हमारे समाज में बच्चों को विवाह, परिवार के दायित्वों को निभाने के लिए कम ही तैयार किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संगठन की अपर्याप्त वर्तमान परिस्थितियों में गरीबी ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास भी गरीबी के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त परिवार प्रणाली और जाति प्रथा व्यक्ति की गतिशीलता में बाधक है। परिवार अपने सदस्यों को घर से बाहर जाने की सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। जाति व्यवस्था में नवीन व्यवसायों को अपनाने की सामान्यतः स्वतंत्रता नहीं रही है। हालांकि जाति व्यवस्था अब थोड़ी कम पड़ रही है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर लेता है, फिर भी जाति व्यवस्था अब भी गतिशीलता में बाधक है। लोग परंपरागत व्यवसायों को ही करते हैं। धार्मिक अंधविश्वास तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों ने भी लोगों को भाग्यवादी बनाया है। भारतीयों में यह धारणा भी पाई जाती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न करे, उसे उतना ही मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा हुआ है। यह भाग्यवादिता भी उस गरीबी का एक कारण है। अगला है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर। राजनीतिक पॉलिटिकल फैक्टर में राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल भी गरीबी को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में चारों ओर असंतोष, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि पनपती है। राजनीतिक दलों की पारस्परिक विमनस्यता भी देश में अफवाहों को जन्म देती है। इसके फलस्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव आता है। सरकार की आर्थिक नीतियों का भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। सरकार की उत्पादन नीति, टैक्स नीति, आयात निर्यात की नीति और वितरण की व्यवस्था भी देश के लोगों की आर्थिक दशा को प्रभावित करती है कि उस देश की जो ये सारी नीतियाँ हैं वो कैसी है। स्वतंत्रता के दौरान अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक स्रोतों का खूब शोषण किया। इंग्लैंड के कारखानों के लिए भारत कच्चा माल भी जुटाता था तथा बने माल के लिए बाजार भी रहा। उन्होंने हमारे यहाँ पर उद्योगों की स्थापना को महत्व नहीं दिया। वर्तमान में किसी भी व्यवसाय के फलने फूलने में राज्य की सहायता और आर्थिक नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है सांस्कृतिक कारक। हमारी संस्कृति में अधिक धन प्राप्ति को या धन के लिए जीवन को खपा देने को उचित नहीं माना गया है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में सादा जीवन और उच्च विचार की बात कही गई है। सादा जीवन, उच्च विचार को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अतः लोग धन के पीछे नहीं भागते हैं, वरन जीवन की कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने में ही संतोष अनुभव करते हैं। वर्तमान में भारत की गरीबी का उल्लेख किया जाता है, वही पश्चिमी देशों की देन है। गरीबी एक सापेक्ष अवधारणा है जिसे किसी देश और समाज की संस्कृति के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। अगला कारक है बढ़ती जनसंख्या। भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती जनसंख्या के कारण भी गरीबी बढ़ी है। जिस गति से यह जनसंख्या बढ़ती है, उस गति से जीवन यापन के साधनों और सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती है। परिणाम स्वरूप लोगों को बेकारी और भूखमरी का सामना भी करना पड़ता है। माल्थस ने अपने लेख एसेज ऑन पॉपुलेशन में बढ़ती जनसंख्या को गरीबी के लिए उत्तरदायी माना है। जनसंख्या की तुलना में उत्पादन नहीं होता है तो आर्थिक नुकसान बिगड़ जाता है। मांग और पूर्ति के असंतुलन के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। लोगों की क्रय शक्ति घटती है। फलस्वरूप लोग अपनी आवश्यकताओं भी नहीं जुटा पाते हैं और व्यक्ति गरीबी के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगला कारण है बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेकार होने पर व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। पर्याप्त आय न होने पर तथा अपने पर आश्रितों का भरण पोषण नहीं कर पाता है। यानी कि बेकारी भी गरीबी का एक कारण है। उत्पादन के साधनों का अभाव में भी बेकार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और उसे अपनी आवश्यकताओं को घटाकर निम्न जीवन स्तर जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कई बेकार व्यक्तियों को तो भीख मांगकर भी जीवन यापन करना पड़ता है। अगला है साहूकारी एवं जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा पुराने समय में भारत में पाई जाती थी। भारत में जमींदारी प्रथा को हालांकि कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। सीलिंग एक्ट द्वारा अधिकतम भूमि की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।
किंतु अब भी जमींदारी प्रथा व्यवहार में किसी न किसी रूप में अब भी मौजूद है। इस प्रथा के कारण कुछ लोगों के पास ही कृषि योग्य भूमि केंद्रित होती है, यानी कि कृषि भूमि एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित होती है, बहुत सारी भूमि होती है, और वो और उस भूमि पर खेती कृषि मजदूरों के द्वारा की जाती है, और फसल का अधिकांश जो उपज है वो एक ही व्यक्ति ले लेता है, भूस्वामी लेता है। अधिकांश कृषि योग्य भूमि के अनुपस्थित मालिक होते हैं, जो अपनी भूमि को या तो ठेके पर देते हैं या मजदूरों की सहायता से उस पर खेती करवाते हैं, और उपज का अधिकांश भाग वो खुद ले लेते हैं। यह भी अपने आप में गरीबी का एक कारण है। उसी प्रकार की एक साहूकारी प्रथा भी है, हालांकि वो भी अब कम हो गई है, लेकिन गाँव में सहकारी समितियों का भी अभाव है। किसान को अपनी ज़रूरत के समय साहूकारों के पास जाना होता है। साहूकार किसानों और ग्रामीणों को मजबूरी और अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं और उनको उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार देते हैं। जीवन भर वो इस ऋण के बोझ से मुक्त नहीं हो पाते हैं और व्यक्ति गरीब से और गरीब होता चला जाता है। सामाजिक कुप्रथाएं, यह भी एक गरीबी का कारण है। हिंदू समाज में दहेज, मृत्युभोज तथा विवाह से संबंधित कई सामाजिक कुरीतियां प्रचलित है। इन रीति रिवाजों के कारण एक व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता न होने पर भी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ता है। मृत्युभोज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके लिए उसे ऋण लेना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं, भूमि और मकान या जायदाद को गिरवी रखना पड़ता है, अपनी दूसरी चीज़ों को गिरवी रखना पड़ता है, और इस बाद में उसके आय का सोर्स समाप्त हो जाता है और उसे जीवन भर मजदूरी करनी पड़ती है। ब्याज की दर भी इतनी ऊंची होती है कि वे एक बार ऋण के जाल में फंसने पर व्यक्ति के लिए उससे बाहर निकलना बड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है, और कई पीढ़ियों तक ये ऋण चलता रहता है। अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण भी कई लोग गरीबी को ईश्वर की देन मान लेते हैं और इसके लिए वो कोई ऐसा गरीबी से निकलने के लिए, गरीबी से हटने के लिए, गरीबी से ऐसा कोई प्रयास नहीं करते हैं। अज्ञानता और अशिक्षा भी अपने आप में गरीबी का एक कारण है। भारत में बहुत कम लोग शिक्षित हैं। गांव में साक्षरता की दर बहुत कम है। शिक्षा की कमी के कारण लोग अज्ञानी होते हैं और वे तार्किक दृष्टिकोण के स्थान पर भावात्मक दृष्टि से ही किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। ग्रामीणों की अशिक्षा और अज्ञानता का लाभ जमींदार और साहूकार उठाते हैं और उनका आर्थिक शोषण करते हैं। अगला कारण है प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन। भारत में प्राकृतिक वस्तुओं की प्रचुरता भले ही है, लेकिन इनका दोहन वो सही तरीके से नहीं हुआ है, और पूरा दोहन इनका नहीं हुआ है। कोयला, लोहा, यूरेनियम, अभ्रक, सीसा, ग्रेफाइट, समुद्री खनिजों और अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों का भारत में प्रचुर भंडार है, किंतु साधनों के अभाव के कारण उनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। कृषि योग्य भूमि में ही प्रति एकड़ उपज बहुत कम है, जिसके बढ़ाए जाने की काफ़ी संभावना है। इसलिए ही कहा जाता है कि भारत एक संपन्न देश है, लेकिन यहाँ के जो निवासी है वो गरीब है। औद्योगिकरण और पूंजीवाद। उत्पादन के परंपरागत साधनों का स्थान जब मशीनों ने ले लिया तो फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई। बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए। परिणाम स्वरूप ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए और कुटीर व्यवसायों के मालिक कारखानों में मजदूरों के रूप में काम करने लगे। कई लोगों को परंपरागत व्यवसाय की समाप्ति के कारण बेकारी का सामना करना पड़ा और वे गरीब हो गए। औद्योगिकरण ने पूंजीवाद व्यवस्था को जन्म दिया। कारखाने लगाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जो केवल पूंजीपति ही जुटाने में समर्थ होते हैं। नवीन औद्योगिक व्यवस्था ने समाज में मजदूर और मालिक दो स्पष्ट वर्ग खड़े कर दिए हैं। मालिक श्रमिकों का शोषण करने लगे हैं। इस व्यवस्था ने पूंजीवादियों को और अधिक पूंजीपति तथा गरीबों को और अधिक गरीब बना दिया गया है। इसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और खेती को जुआ कहा गया है। ये सारा सब कुछ मानसून पर निर्भर करता है। कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी कई बार उत्पादन सही नहीं हो पाता है, उत्पादन नष्ट हो जाता है, पैदावार नष्ट हो जाती है, और जो किसान है या जो खेती करने वाले व्यक्ति हैं उनको अपने जितना पैसा वो लागत लगाते हैं उतना भी नहीं मिल पाता है, और इसका सीधा सीधा असर उनकी उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, और वो व्यक्ति ये भी एक गरीबी का कारण बन जाता है। साथ ही आलस्य और निष्क्रियता, सुधार नीतियों की असफलता भी गरीबी का कारण रहा है। स्पष्ट है कि गरीबी के कारण और उसकी उत्पत्ति जटिल है। भारत में इस भयंकर आर्थिक सामाजिक समस्या को जन्म देने में अनेक कारकों का योगदान रहा है, जिसमें विदेशी शासन, उच्च वर्ग द्वारा शोषण, जनाधिक्य, पूंजी का अभाव, शिक्षा का अभाव, आकांक्षाओं और आर्थिक प्रोत्साहन का अभाव, स्वास्थ्य एवं शक्ति का अभाव, अकुशल प्रशासन, भ्रष्टाचार, पुरातन समाज व्यवस्था जिसमें सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का अभाव तथा शोषणकारी भूमि व्यवस्था अधिक प्रमुख रहे हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत में गरीबी के कई कारण हैं, और
कई कारण काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, कुछ तात्कालिक कारण हैं, कुछ कारण सामाजिक हैं, कुछ आर्थिक है, कुछ राजनीतिक है। इस प्रकार भारत में गरीबी के एक कारण को जिम्मेदार हम नहीं ठहरा सकते, कई सारे कारण हैं जिनके बारे में हमने देखा।